गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर के साथ, जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्या है, आपका सरफेस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग देख लेंगे आगे। तो फिलहाल 5 चैप्टर तक हम लोग ऑब्जेक्टिव करने के बाद तुरंत हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन। कितने मार्क्स क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको फिर देखेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, बहुत बच्चे अभी तक आपका ज्वाइन नहीं किए हैं प्रैक्टिस बैच, वो लोग अब सोए मत रहे हैं, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें, बहुत ही फायदा होने वाला है इस बार। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं मतलब सटीक बताया जा रहा है और बोर्ड के लिए बताया जा रहा है, और ये चीज़ अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, और डट के आपको लड़ना पड़ेगा। जो टाइम बर्बाद करते हैं इधर उधर घूमने फिरने, ये वो कोरोना काल में भी देखते हैं बच्चे घूमते हैं कुछ, तो थोड़ा घूमिए कम, और टाइम को आप सोचिए टाइम अच्छे जगह पे यूज हो रहा है या नहीं। क्योंकि दुनिया में सबसे यदि कोई महंगा चीज है, सबसे बहुमूल्य चीज है, तो वो है आपका समय। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करके क्या करें, सदुपयोग करें उसका। और ये हमेशा सोचें जो टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, आधा घंटा 1 घंटा, वो सही काम में हो रहा है या फिर गलत काम में हो रहा है, उससे आउटपुट कुछ मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। इनपुट आपका टाइम हो गया, इनपुट क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। जब इनपुट आपका टाइम है तो आउटपुट जो आएगा आपका रिजल्ट आएगा। तो यदि टाइम को आप अच्छे डायरेक्शन में देंगे, अच्छे काम में लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, खराब काम में लगाएंगे तो खराब रिजल्ट आएगा। तो बाद में पछताने से आपको फायदा नहीं हुआ। अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, जितना जल्दी हो सके मेहनत, मतलब जितना जल्दी हो सके आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग इन्फॉर्म कर दें प्लीज। इससे फायदा ये होने वाला है कि वो लोग भी आपके जैसा लाभ उठा पाए बच्चे, है ना। तो आप क्या करें, थोड़ा इस बात पे ध्यान देंगे बच्चे। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस बैच। और ये जो प्रैक्टिस बैच है आपका मतलब आज जो होगा लेक्चर जो आज चलेगा वो 5 नंबर चैप्टर, मतलब फिजिकल का लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अभी ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान पूर्वक। और एक काम कीजिए, सरफेस केमिस्ट्री हम बोले थे आपको पढ़ लेने के लिए, यदि पढ़ के आए होंगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। और यदि नहीं पढ़ के आएंगे तो फिर आपसे दिक्कत हो सकता है, मतलब जानते हुए भी नहीं बना पाते हैं। कितनी दुख की बात है, आपको पढ़ा दिया गया फिर भी नहीं बन। तो अभी जो क्वेश्चन देंगे सबसे पहले आप कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, एकदम फटाफट कमेंट करेंगे, बताएंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आराम से, एकदम मस्त होके, और चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज लगभग मिनिमम देखते हैं 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे आज। कितना, 15 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, है ना, बिंदास होके। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका क्या होना चाहिए। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव। आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी, जितना जल्दी हो सके कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। ठीक है, क्या कमेंट करना है, देखिए पहला क्या है, कलरिंग सब्सटेंसेस आर एडजॉर्ब्ड फ्रॉम द रो शुगर बाय। रो शुगर का मतलब होता है अपरिष्कृत शुगर, चीनी। हम लोग शर्करा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीनी को क्या बोलते हैं, शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, तो रो शुगर का मतलब हुआ मतलब अपरिष्कृत, अशुद्ध, जिसमें आपका बहुत सारे जो है इंप्योरिटी मिला रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग रो शुगर। क्या बोलते हैं, रो। जैसे बोलते हैं जमीन के अंदर से जैसे हम लोग और को निकालते हैं तो वो क्या है, रो मटेरियल। क्या है आपका, रो मटेरियल। तो कहने का मतलब कलरिंग सब्सटेंसेस आर एडजॉर्ब्ड फ्रॉम द रो शुगर बाय। अपरिष्कृत मतलब अशुद्ध, अपरिष्कृत शर्करा से रंगीन पदार्थों को अधिशोषित किए जाते हैं। अपरिष्कृत पदार्थों से या शर्करा से रंगीन पदार्थों को अधिशोषित किए जाते हैं, किसके द्वारा। पहला ऑप्शन जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, पहला एनिमल चारकोल है, जानतब चारकोल हिंदी में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जानतब चारकोल। सिलिका जेल है, चारकोल है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चारकोल का मतलब कोयला होता है सिंपली। ठीक है, तो बताइए कौन सा चारकोल यूज होता है। अपरिष्कृत मतलब अशुद्ध, जो कलर, जैसे हम लोग घर में जो शुगर यूज करते हैं वो क्या होता है, पूरा व्हाइट होता है। तो क्या
शुरू से वाइट होता है, नहीं, उसको किया जाता है, उसको परिष्कृत किया जाता है। तो अपरिष्कृत शर्करा से रंगीन पदार्थों को अधिशोषित किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? एनिमल चारकोल के द्वारा, सिलिका जेल के द्वारा, चारकोल के द्वारा, नन ऑफ दिस। जल्दी कमेंट करें कौन होगा आंसर, आंसर बताएं फटाफट, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें कौन होगा। तो याद रखिएगा जानतब चारकोल, इसको बोलते हैं एनिमल चारकोल। क्या बोलते हैं इसको? एनिमल चारकोल। ओके, फिर बोल रहा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, O2 गैस है, H2 गैस है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 अमोनिया है, SA2 सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये सारे गैस हैं। इज एब्जॉर्ब्ड बाय, किसके द्वारा अधिशोषित किए जाते हैं? जैसे एक उदाहरण आपको बताए थे कि मान लीजिए कोई गैस सिलेंडर है, उसमें चारकोल का पाउडर रखा गया है और उसमें यदि हम गैस भरते हैं तो गैस का प्रेशर घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जो चारकोल का पाउडर है वो क्या करता है, गैस को अपनी ओर अधिशोषित कर लेता है, इसलिए प्रेशर घट जाता है। तो कहने का मतलब कुछ गैस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको कौन अधिशोषित करता है, मतलब अपने सरफेस पर कौन मतलब बैठाता है, खींच के अपने सरफेस पर क्या करेगा, सतह पर बैठा लेगा, कौन है ऐसा? तो O2 H2 CO NH3 SO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय, सिलिका जेल के द्वारा होता है, एनिमल चारकोल के द्वारा होता है, चारकोल के द्वारा होता है, या नन ऑफ दिस। तो पहला ऑप्शन है देखिए आप लोग सिलिका जेल, दूसरा है एनिमल चारकोल, सी नंबर है चारकोल और डी नंबर है नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि कौन सा जो पदार्थ है इन गैसों को अधिशोषित करता है? क्या करता है? अधिशोषित। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? मतलब आप बोल सकते हैं एब्जॉर्ब मतलब शोषित कर लेता है। क्या करता है? शोषित करता है। तो किसके द्वारा शोषित किए जाते हैं, या फिर एब्जॉर्ब्ड भी बोल सकते थे, है ना? तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब सोखा जाता है, सोखना भी उसको मतलब होता है। सिलिका जेल, एनिमल चारकोल, चारकोल या नन ऑफ दिस। तो बोलिएगा चारकोल। क्या याद रखना है? चारकोल के द्वारा, चारकोल के द्वारा। ये प्रेशर को कम कर देता है, मतलब अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गैसेस इजिली एब्जॉर्ब्ड रेडियली, किस प्रकार की गैस आसानी से सहजता से अधिशोषित होती है? किस प्रकार का जो गैस है वो आसानी से अधिशोषित हो जाती है, मतलब किसी के सतह पे आके जम जाती है, बैठ जाती है, किसी सतह पे आके जम जाती है, बैठ जाती है। किस प्रकार की गैस जो है आसानी से अधिशोषित हो जाए? अधिशोषित का मतलब होता है किसी पदार्थ के ऊपरी सतह पर जमा हो जाना, किसी पदार्थ के सतह पर, यानी कि कोई सब्सटेंस है वो किसी और सब्सटेंस के सरफेस यानी कि सतह पे क्या होगा, बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा। तो नॉन लिक्विफिएबल, फिर है लिक्विफिएबल, बोथ ए एंड बी। तो नॉन लिक्विफिएबल, बी है आपका लिक्विफिएबल, बोथ ए एंड बी नन। लिक्विफिएबल का मतलब होता है द्रवणीय। द्रवणीय का मतलब होता है जो द्रव में बदला जा सकते हैं। जिस गैस को हम आसानी से द्रव में बदल सकते हैं उसको लिक्विफिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रवणीय। इसका हिंदी होता है द्रवणीय। द्रवणीय का मतलब जो द्रव में बदलता है। द्रवणीय का मतलब क्या है? जो द्रव में बदल जाता है। गैस से कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, किसमें? आपका द्रव में। तो याद रखिएगा कौन सा होगा आंसर, कि कौन सा गैस आसानी से अधिशोषित होगा, है ना? तो याद रखिएगा लिक्विफिएबल। लिक्विफिएबल मतलब द्रवणीय। क्या होता है? द्रवणीय। फिर है एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई, अधिशोषण जिसका एंथैल्पी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अधिशोषण जिसका एंथैल्पी अधिक होता है। अधिशोषण जिसका एंथैल्पी अधिक होता है। तो दो तरह के हम लोग क्या देखे थे? आपका एडसॉर्प्शन देखे, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन को कहा जाता है फिजिसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन को कहा जाता है केमिसॉर्प्शन। उसको रसोपशोषण भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। तो याद कीजिए, पढ़ा चुके हैं, आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई, अधिशोषण जिसका एंथैल्पी अधिक होता है। किसका? फिजिसॉर्प्शन का होता है, केमिसॉर्प्शन का होता है, बोथ ए एंड बी दोनों का होता है, या इनमें से किसी का नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, टाइम बहुत कम है। जल्दी जल्दी जल्दी। कौन होगा बच्चे? कौन सा होगा बताइए? लिख दिए कमेंट। किसका एंथैल्पी ज्यादा होता है जी? केमिसॉर्प्शन का। किसका होता है? केमिसॉर्प्शन का ज्यादा होता है। फिर पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन इज,
तो ज्यादा होता है, किसके तुलना में ज्यादा होता है? फिजिसॉप्शन से अधिक होता है केमिसॉप्शन का एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एक प्रकार का एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ केमिसॉप्शन इज, रसोपशोषण का एंथैल्पी होता है। तो रसोपशोषण कितने टेम्परेचर पर होता है, कितने मतलब एनर्जी पर होता है, कितने हमें मतलब हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रसोपशोषण का एंथैल्पी होता है। इसका एंथैल्पी कितना है? 80 से 240 लिखा हुआ है। ए नंबर ऑप्शन क्या है? 80 से 240। बी नंबर ऑप्शन है 20 से 40 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। ये यूनिट है एंथैल्पी का, यूनिट किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, मतलब क्या है, एक तरह का एनर्जी है। 80 से 140 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। डी नंबर है 40 से 80 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, 40 से 80। तो पहला ऑप्शन देखिए 80 से 240, 20 से 40, 40 से 140, 40 से 80, कौन होगा जल्दी बताएंगे? याद होगा? जल्दी कमेंट करें। कमेंट करने में लेट नहीं, फटाफट कमेंट करें, क्योंकि आपको बोल दिए सरफेस केमिस्ट्री पढ़ के आना है, तब नहीं बनेगा, खाली छापने से थोड़ी होगा। कौन होगा बोलिए? ए 80 से 240 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, एंथैल्पी ऑफ फिजिसॉप्शन इज, भौतिक अधिशोषण का एंथैल्पी होता है, उसका वैल्यू कितना है? देखिए मेजर्ड किया गया वैल्यू कितना है आप बताएंगे इसमें, बताइए कितना होगा? 20 से 40 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, फिर 80 से 240 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, 240 से 480 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, 40 से 80 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। तो आप बताएंगे कि फिजिसॉप्शन में आपका एंथैल्पी का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है? तो याद रखिएगा 20 से 40 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, 20 to 40 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। और ये वैल्यू बदलने वाला नहीं, इसलिए याद कर लें। केमिसॉप्शन का एंथैल्पी कितना होता है? 200 क्या बोलते हैं, 80 से 240 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। एंथैल्पी का यूनिट याद रख लीजिए, डेल्टा एच का यूनिट जो होता है किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। केफ हो यहाँ किलो है, किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। तो याद रखिएगा फिजिसॉप्शन का एंथैल्पी होता है, फिजिसॉप्शन का एंथैल्पी होता है कितना? 20 से 40, याद रखिएगा 20 से 40 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। और केमिसॉप्शन का होता है कितना? 80 से 240 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। तो दोनों में एंथैल्पी किसका है जी? ज्यादा है, केमिसॉप्शन का ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है किसका ज्यादा होता है, हाईएस्ट किसका होता है? केमिसॉप्शन का होता है, केमिसॉप्शन का होता है। तो चलिए बच्चे फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें या लिख लिए तो ठीक है, कमेंट करना नहीं छोड़े, फटाफट कमेंट करें, इससे आपका हौसला बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, आपको कितना आता है ये पता चल जाएगा। क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, क्योंकि इसके बाद 5 चैप्टर के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे आपका 1 नंबर चैप्टर, फिर आ जाएगा सॉलिड स्टेट, जहां पे 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन का डील करेंगे, हम लोग सीखेंगे उसमें, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, आराम से पढ़िए। आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो फिर आपका आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकता है। जानकारी आपको होनी चाहिए, हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभी 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखें हम लोग और आगे बताते हैं। फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जवाब देंगे, सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट, ठीक है। अब देखिए क्या है, फिजिसॉप्शन अराइज्ड ड्यू टू, फिजिसॉप्शन अराइज्ड ड्यू टू, भौतिक अधिशोषण उत्पन्न होता है। कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। भौतिक अधिशोषण कब होगा? केमिकल बॉन्ड बनने से। पहला ऑप्शन क्या है? केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। दूसरा है वांडरवाल फोर्स, वंडरवाल बल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वंडरवाल बल बोलते हैं। स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक मतलब जो स्थायी फोर्स है, स्थायी बल। नॉन का मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए क्या, किस कारण फिजिसॉप्शन होता है? फिजिसॉप्शन होने के पीछे का कारण क्या है? आपको पढ़ाया गया था, जल्दी से जवाब दे, कमेंट मारे, कमेंट फटाफट लिखें। केमिकल बॉन्ड होगा या फिर वांडरवाल्स फोर्स होगा, स्टैटिक फोर्स होगा, या इनमें से कोई नहीं? कौन होगा जल्दी से बताएं, आप कौन सा होगा जल्दी से बताएं। केमिकल बॉन्ड, वांडरवाल्स फोर्स या स्टैटिक फोर्स? ऑप्शन जल्दी फटाफट क्या होगा, बोलिए। फिजिसॉप्शन में कैसे, फिजिसॉप्शन कैसे अराइज होता है आपको बताना पड़ेगा। कैसे अराइज होता है जी? वंडरवाल बलों के कारण। इसको दुर्बल बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुर्बल। फिर बोल रहा है फिजिसॉप्शन
एंड केमिस्ट ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन डिपेंड्स ऑन, दोनों ही डिपेंड करता है। फिजिक्स ऑप्शन को क्या बोलते हैं? भौतिक अधिशोषण। केमिस्ट ऑप्शन को क्या बोलते हैं? रसोपशोषण या रासायनिक अधिशोषण। रसोपशोषण का ही दूसरा नाम है रासायनिक अधिशोषण। निर्भर करता है किस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है आपको बताना पड़ेगा। फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करता है बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब क्या बोलता है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सतही क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल घटने से। बोथ ए एंड बी, दोनों होने से सरफेस का सतह का क्षेत्रफल बढ़े या फिर घटे, दोनों में बोल रहा है। डी बोल रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा जल्दी से बताएंगे। सरफेस एरिया बढ़ने से भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है या घटता है? पढ़ा गया था। तो भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण है, किस पर निर्भर करता है? सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। सतह के क्षेत्रफल बढ़ने से ये बढ़ता है। इंक्रीज सरफेस एरिया, यदि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, कहने का मतलब ये कब बढ़ेगा? जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तब बढ़ेगा, इसलिए उसी पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू। स्लोप ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्मीज, तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म एक ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। उस ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेंडलिक आइसोथर्म का ग्राफ आपको बताया गया था, बताए थे हम, तो उसमें ग्राफ दिया हुआ, शुरू में ही पढ़ाए थे सरफेस केमिस्ट्री के। तो स्लोप ऑफ फ्रेंडलिक आइसोथर्मीज, फ्रेंडलिक समतापी का ढाल है। तो ढाल बराबर क्या आया था सूत्र, वो बताना है। ए बराबर एन है, बी बराबर 1/n आया था, सी बराबर log k आया था, डी बराबर x/m आया था। तो क्या आया था बच्चे? स्लोप बराबर ढाल बराबर वो आया था b 1/n। फिर बोल रहा है H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, H2SO4 का उत्पादन होता है, कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस से होता है, आपको बताया गया था। H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, H2SO4 का उत्पादन होता है किस प्रोसेस से? H2SO4 का उत्पादन होता है। ऑप्शंस हैं आपके, वो है हेबर्स प्रोसेस, बी नंबर है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और जो है सी नंबर जो है आपका, जो सी नंबर है वो है लेड चेम्बर प्रोसेस, और डी है नन ऑफ दीज। डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है H2SO4 किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है फैक्ट्री में। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हेबर प्रोसेस के द्वारा या कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, इसको बोलता है संपर्क विधि, संपर्क प्रक्रिया। लेड चेम्बर को सीसा कक्ष विधि, नन ऑफ दिस। तो आप बोलेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या बोलिएगा बच्चे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मतलब संपर्क विधि से बनाया जाता है। आंसर क्या होगा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दिमाग में सेट कर लें, याद कर लें। अब ये और है ग्राफ फ्रेंडलिक का। फ्रेंडलिक आइसोथर्म का मतलब बताए थे समतापी होता है। क्या होता है? आइसोथर्म का मतलब समतापी होता है। यहां पे क्वेश्चन है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब आप गणित में, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, गणित में आप लोग पढ़ चुके हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड। क्या बोलते हैं उसको? अंतःखंड। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड। तो जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, आपको बता रहे हैं अंतःखंड क्या होता है। इस टाइप से आपका जो है ये ग्राफ ऐसे गया है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे गया। तो इंटरसेप्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसको इंटरसेप्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को बोलते हैं ये जो यहाँ से पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक आपका इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट को बोलते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं? अंतःखंड। इसको क्या बोलते हैं? अंतःखंड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है फ्रेंडलिक समतापी का अंतःखंड है। फ्रेंडलिक
समतापी का अंतःखंड हैं। तो बताएंगे आप अंतःखंड कौन सा है? log k कहा गया है, या n होगा, या 1/n होगा, या x/m होगा। तो जल्दी से कमेंट करें आप लोग, आंसर को जल्दी फटाफट क्या करें आप लोग, कमेंट करें। कौन होगा बच्चे? जल्दी से बताएंगे सच्चे बच्चे, वो होगा log k। तो याद रखने की चीज है तो याद रखना ही पड़ेगा। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यदि आप फुल प्रैक्टिस में जाएंगे एग्जाम हॉल में पूरा जोश के साथ, और ये दिमाग में चलेगा जो आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाएगा, नहीं देख लेंगे, लड़ लेंगे। तो यदि आप फुल प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम के हॉल में तो आपको पता होना चाहिए कि जो काम 10 मिनट में होना चाहिए, जिस क्वेश्चन का जवाब आप मतलब नॉर्मली 10 मिनट में देते हैं, यदि प्रैक्टिस हाई है तब उसको 2 मिनट में भी लिख सकते हैं। यदि प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो 2 मिनट में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें यदि प्रैक्टिस है किसी क्वेश्चन पर, हमें किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस है, बार बार रिवीजन है, तो इससे हमारा दिमाग उसको रीड कर लेता है और जैसे क्वेश्चन दिखता है उसका आंसर फटाफट निकलता है। मतलब आपको सोचने में समय वेस्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस का ये फायदा होता है, घंटों के काम मिनटों में पूर्ण होता है। तो इस तरह की बात है, और आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए। सेंटर नहीं खुल रहा है, खुलने वाला था फिर नहीं खुला, तो अब क्या कीजिएगा? काम को छोड़ देंगे अपना? नहीं ना, काम तो नहीं छोड़ सकते। हम लोग काम नहीं छोड़ने वाले, करते रहेंगे। ऊपर से बिहारी, काम कैसे छोड़ देंगे? हर सिचुएशन में लड़ने वाले हैं हम लोग, हर सिचुएशन में लड़ने वाले हैं इंसान हम लोग, और लड़ेंगे। और इसलिए कोचिंग खुले या ना खुले उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। खोपड़ा में ये बैठा लें, क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, अल्टीमेटली मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, टेंशन नहीं। बस ओनली प्रैक्टिस। और एक बात और है, जितना चैप्टर पढ़ा दिया गया है, जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं 2 दिन 3 दिन पे अल्टरनेट उसका प्रैक्टिस करें। जैसे आज सोच लिए रात में सोते समय सुबह उठ के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेना है एक बार। ये जरूरी नहीं है कि हम पढ़ा दिए आपको हो गया काम आपका बढ़ गया, हुआ नहीं। जितना ज़्यादा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, ये मत सोचना कि मेरा काम खत्म हो गया है। मेरा हो सकता है, लेकिन आपका काम बढ़ गया। इसलिए आपको करना क्या चाहिए? 2 दिन पर 3 दिन पर जो भी पढ़ा दिया गया है उसको पहले माइंड में सेट करें सोने से पहले, और उठने के बाद उसको एक बार जरूर पढ़ें। पढ़ते रहें 4 दिन के अंतराल, 5 दिन का अंतराल। जो चीज भी पढ़ा दिया गया उसको बार बार देखते रहें। देखने में आपको खर्च नहीं होता है, पैसा नहीं लगता है। इसलिए समय को अच्छे कामों में लगाइए ताकि उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो ध्यान रखेंगे सब। ऐसा नहीं कि आपके सामने हम नहीं हैं, टेस्ट वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, आप घर में हैं, मतलब मनमानी करो, नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला है। इसलिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है। अभी का मेहनत ही आगे रंग लाता है। अभी से यदि प्रैक्टिस करने का आदत रहेगा, मेहनत करने का आदत रहेगा, तो बाद में कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको आदत बना रहेगा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ने का, तो उस समय आसानी से हो सकता है। इसलिए कंटिन्यूटी खत्म नहीं होना चाहिए। बरकरार रहिए, जागरूक रहिए और जगते रहिए। ऐसा नहीं कि जागे में सोते रहें, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
याद रखिएगा कौन होगा, लॉग के। इंटरसेप्ट लॉग के। फ्रेंडली का बात आएगा, फ्रेंडली ग्राफ का बात जब आएगा उसमें स्लोप पूछेगा तो सीधा याद रखना 1/n होता है, दिमाग में बैठा लें 1/n। और यदि इंटरसेप्ट पूछा तो लॉग के, लॉग के। क्वेश्चन पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, ये क्वेश्चन बोर्ड पूछ चुका है। तो ये जब पूछ चुका है तो ये नहीं पूछ सकता है क्या? ये जब पूछ सकता है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये वाला आपका पूछ चुका है, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछ चुका है, तो ये नहीं पूछ सकता है क्या? पूछ सकता है ना, बात खत्म। तो जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया, यदि थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज रहेगा आपके पास, थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेहनत बेकार में नहीं जाना चाहिए, कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइन ऑयल इज यूज्ड इन, यहां लिखेंगे पाइन ऑयल इज यूज्ड इन पाइन ऑयल। पाइन ऑयल को बोलते हैं चीड़ के तेल, इसका नाम क्या है? चीड़ का तेल। चीड़ के तेल का उपयोग होता है, कहां होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में होता है, फ्लोटेशन प्रोसेस में होता है, या लेड चैम्बर प्रोसेस में होता है। चीड़ का तेल तो आपको याद रखना है, फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग सल्फाइड और का कंसंट्रेशन करते हैं, सल्फाइड और का कंसंट्रेशन करते हैं। उसके लिए क्या लिया जाता है? एक बर्तन लेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे, उसमें चीड़ का तेल डाला जाता है और उसमें जो है आपका पाउडर डाला जाता है सल्फाइड और का, और उसको एक पेंडल से घुमाया जाता है तो झाग बनते हैं। पाइन ऑयल के कारण क्या बनता है? झाग। और झाग के साथ जो सल्फाइड और होता है हल्के होने के कारण ऊपर आ जाता है, ऊपर आने से उसको बाहर निकाल के सुखा लेते हैं, फिर जो प्रोसेस है उसको करते हैं। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, चीड़ का तेल यूज होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। किसमें होता है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में होता है। अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अमोनिया किस प्रक्रम से बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो अमोनिया जो है, अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, कौन सा प्रोसेस से किया जाता है, याद रखना। छोटी छोटी क्वेश्चन जब पूछ देते हैं बोर्ड तो हमसे नहीं बनता है, क्यों? प्रैक्टिस नहीं है, जानने की इच्छा नहीं होती है। तो जानने की इच्छा जगाएं जल्दी। तो पहला ऑप्शन है आपका, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। पहला हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो किस में किया जाता है अमोनिया? अमोनिया किससे उत्पादन किया जाता है? तो याद रखेंगे, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, क्या होगा? ए, हैबर प्रोसेस। व्हाट इज दिस? हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का मेल। अब आप सोचिए फायदा हो रहा है कि नहीं? किसका? प्रैक्टिस बैच का। अरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एक साथ आ रहा है कि नहीं? जो पूछ चुका है वो भी, नहीं पूछा है वो, जो पूछेगा वो भी चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि है आपके लिए, इसलिए हिम्मत ना हारें। इतना सब कुछ करने के बाद दिक्कत नहीं आना चाहिए। अभी से अलर्ट कर रहे हैं आपको, बार बार आपको जो लिख दें। कब एग्जाम? फरवरी में ना, चिपका दे, लिखिए फरवरी में एग्जाम है। इतने चैप्टर से इतना पढ़ चुके हैं, इतना बाकी है, इतना और पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है, आज इतना मतलब पूरा जान जीव लगा देना है आपको, दिखा देना है 2021 में। ये नहीं कि ये नहीं पढ़ाया, कैसे क्या, जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा उसको भी आप प्रैक्टिस में रखें। क्वेश्चन बैंक खरीद के जैसे भी हो क्वेश्चन का कम से कम प्रैक्टिस करें, ताकि देखा हुआ कुछ बातें रहेगा तो वहां पे लिख पाएंगे। नहीं तो एक्सक्यूज करते करते लाइफ कट जाता है हमारा। एक्सक्यूज नहीं चलेगा, हर हाल में वहां तक पहुंचना है तो पहुंचना है। तो ठीक है बच्चे, तो ये आपका कितने क्वेश्चन हुआ? 13 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बताते तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमेशा मोटिवेटेड, हमेशा एनर्जेटिक रहना ही पड़ेगा, डेमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए 2 उत्पादन और देखते हैं। उत्पादन मतलब सब इसलिए लिखवा दे रहे हैं क्योंकि एक ना एक पूछा जाता है, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं। कोई बात तो जो भी पूछे आप बता सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है, लेड चैम्बर प्रोसेस, नन ऑफ दीज। चलिए कमेंट करें। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? NO। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को बोलते हैं
असल SO3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हो गया SO3, और नाइट्रिक ऑक्साइड को कहा जाता है NO। ओके, तो याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करें क्या होगा, ऑस्टवाल प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस, नन ऑफ दिस। आप बताएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कैसे किया जाता है, फटाफट बताएं क्या होगा, ऑस्टवाल प्रोसेस। क्या होता है, ऑस्टवाल प्रोसेस। फिर है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन होता है, इसका हिंदी क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। कैसे किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, हेबर प्रोसेस के द्वारा, लेड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा, नन ऑफ दिज, तो क्या बोलेंगे, लेड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा, लेड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा। तो इस तरह से आज अभी हमने 15 क्वेश्चन किया ऑब्जेक्टिव सरफेस केमिस्ट्री का, और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन बनेगा। टोटल 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री से। ओके, तो आज 15 हुआ, कल देखेंगे 15 क्वेश्चन, तो इस तरह से 30 हो जाएगा एक दिन में। फिर देख लेंगे 20 या 10 क्वेश्चन देख लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से 5 चैप्टर तक फिजिकल का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। उसके बाद 2 मार्क्स शुरू करेंगे। 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स और 5 मार्क्स एक साथ चलेगा चैप्टर बाय। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन एक साथ चलेगा, मतलब आप उसको थोड़ा आप ही पढ़ के आइए तो और ज्यादा मजा आएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। मैंने तो यहाँ समझना है। एग्जाम का मतलब ही क्या होता है, आपसे जो क्वेश्चन दिया जाता है आपको समझाना रहता है। आप यदि खुद समझे रहेंगे तब नहीं वहां समझा पाएंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, आज अपना वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच। और एक बार बोल दे, जय हिंद और जय भारत।